Okay, going ahead with more questions on electrostatics. Two insulated charged conducting spheres of radii 20 centimeter and 15 centimeter respectively, having an equal charge of 10 coulomb, are connected by copper wire and then they are separated. Then अभी ऑप्शंस क्या है हम बाद में देखते हैं, पहले हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, एक का रेडियस 20 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, वन इज स्मॉलर देन द अदर। अब इन दोनों को आपने एक कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया है ना, और इनका जो था दोनों पे चार्ज था इक्वल, इनिशियली दोनों पे इक्वल चार्ज था, राइट। तो ये पहले स्पीयर का रेडियस को मैं डिनोट करता हूं R1 से, इसको डिनोट करता हूं R2 से। मैंने आपको बताया था कि जब आप दो चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर्स को एक कंडक्टिंग वायर से, वायर तो कंडक्टिंग ही होता है वैसे, कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल सेम हो जाता है दोनों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर यू कनेक्ट पोटेंशियल बिकम सेम, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। ओके, सो आफ्टर कनेक्टिंग the two spheres, potentials of the two spheres becomes equal. ओके, तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो V1 विल बी इक्वल टू V2। इसका मतलब के Q1, अभी आप बोलोगे Q1 Q2 क्या, Q1 by R1 इक्वल टू के Q2 by R2। के तो कांस्टेंट होता है, तो आपको मिल जाएगा यहां से यू हैव Q1 by Q2 इक्वल टू R1 by R2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अब आप पढ़ो ऑप्शंस में क्या बोला था। बोथ द स्पीयर विल हैव सेम चार्ज ऑफ 10 कूलम, नहीं, राइट। दूसरा, surface charge density on the 20 centimeter sphere will be greater than that of 15 centimeter sphere. Surface charge density on 15 centimeter sphere will be greater than 20 centimeter sphere. Surface charge density on both the spheres will be equal. तो इन शॉर्ट आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछा है, इन शॉर्ट, राइट। अब ऑप्शन नंबर ए सही क्यों नहीं है, वो सही कब आता, वो सही तब आता जब दोनों के दोनों स्पीयर का डायमेंशन सेम होते, मतलब दोनों स्पीयर का रेडियस सेम होता। आप दो स्पीयर को ला रहे हो, टच कर रहे हो, फिर सेपरेट कर रहे हो, तो फिर बराबर दोनों पे 10-10 का चार्ज होता। लेकिन यहाँ पे साइज अलग अलग है, यू हैव टू टेक दिस इनटू अकाउंट, राइट। नॉर्मली क्या होता है, आप बोलोगे कि पहले इस पे 10 था, फिर इस पे भी 10 था, फिर आपने ज्वाइन कर दिया, तो उसके बाद दोनों पे 20 हो गया टोटल, फिर सेपरेट कर दिया, तो बाई टू मतलब 10 और 10। ऐसा मैंने ही बताया था पिछले लेक्चर्स में, और वो सेम साइज के बॉल थे। ये सेम साइज के है क्या, नहीं है, तो पहली चीज तो ये। ओके, गुड, राइट। देन आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, राइट, करेक्ट। ओके, तो नाउ एज यू सी, surface charge density is proportional to charge by r square। मतलब आप रेशियो निकाल लो, सिग्मा 1 by सिग्मा 2 इक्वल टू Q1 by R1 स्क्वायर, है ना, और ये आएगा R2 स्क्वायर by Q2। मतलब ये आपको मिलेगा Q1 by Q2 R2 by R1 का ब्रैकेट स्क्वायर, बट Q1 by Q2 इज R1 by R2। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ओके,
So this is Q1 by Q2 is R1 by R2 और ये R2 by R1 का स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये और एक स्क्वायर कैंसिल होगा, मतलब आपको मिल गया सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल टू R2 बाय R1। बट वेट अ मिनट, बट यू नो R2 इज लेस देन R1, तो R2 बाय R1 इज लेस देन 1, मतलब दिस इज लेस देन 1। अभी R2 बाय R1 इज लेस देन 1, मतलब सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज लेस देन 1, मतलब सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 20। तो ऐसा तो कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन बहुत इजी था। आपने जब दो स्फीयर को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल सेम हो गया, तो आपको Q1 बाय Q2 इक्वल टू R1 बाय R2 मिल गया। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे कैपिटल Q यूज करना चाहिए, डजंट मैटर रियली इफ आई एम यूजिंग कैपिटल या स्मॉल, बट दोनों जगह पे सेम ही करना चाहिए। आई शुड बी यूजिंग सेम। तो ऐसा है, ओके। तो यहाँ पे आपको चार्जेस का रेशो मिल गया R1 बाय R2। गुड गुड। फिर सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू Q बाय R स्क्वायर। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल टू Q1 बाय Q2 R2 बाय R1 का ब्रैकेट स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, यू गेट सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 लेस देन 1। तो सिग्मा 2 मतलब छोटे स्फीयर का चार्ज डेंसिटी बड़े स्फीयर से ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, equal charges Q are placed at the vertices A and B of equilateral triangle ABC of side A. The magnitude of electric field at point C is good. हमने पहले ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन वो फोर्स था। वहां पे आपको बोला था कि आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो मैं सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं। We have solved one such question, okay, but there was something different. हमें पिछले क्वेश्चन में ये बोला था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स पे चार्जेस है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी सेम चार्ज है, यहाँ पे भी सेम चार्ज है। व्हाट इज द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ दिस चार्जेस? यहाँ पे क्वेश्चन वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको बोला है आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC है जिसका साइड है A, ओके। A और B वर्टेक्स पे चार्ज Q है, C पे कोई चार्ज नहीं है, C पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, मतलब C पॉइंट पे electric field due to charge at A will be away like this. C point पे electric field due to charge at B will be away like this. Okay, so this is what you need to know. बस इतना आपको पता होना चाहिए. Okay, so this is electric field due to charge at B. This is electric field due to charge at A. This angle is 60 because it is equilateral triangle, so this is also 60 by the way, right? So what do you notice? Important thing is, do you remember vectors? Do you remember what you learned in 11th standard? अगर हाँ तो this question is nothing, क्योंकि आपको पता है, आपको क्या पता है कि दो vectors if they are at an angle theta, okay, the resultant of these two vectors is along the diagonal, and that resultant vector is given by a formula which is something like this. Resultant electric field is under root of
पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ vector number 1, vector number 2, cos of angle between the two vectors. Now, here electric field at A and electric field at point C due to A and electric field at point C due to B are equal in magnitude, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है K पे, Q पे और डिस्टेंस स्क्वायर पे। चार्ज तो A पे और B पे सेम है, C पॉइंट का डिस्टेंस भी A और B से सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं ये यहाँ पे इसको E बोल के सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मैं ये बोल दूंगा इसको कि दिस इज E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस ऑफ 60। तो ये आ जाएगा आपके पास E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस ऑफ 60 इज हाफ, कैंसल कैंसल, तो ये आ गया आपके पास टोटल रूट ऑफ 3E स्क्वायर, मतलब आपको मिल गया रूट 3 टाइम्स ऑफ E, लेकिन E तो आपने फाइंड करके रखा है, तो ये आ गया रूट 3 के क्यू बाय ए स्क्वायर, बट के तो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, तो रूट 3 क्यू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर, रूट 3 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल सिंपल, खत्म, राइट। तो बेसिक्स अगर पता है तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of mass 1 gram, charge 10 power minus 8 coulomb, moves from point A where potential is 600 volt to a point B where potential is 0. Velocity of the ball at point B is 20 centimeter per second. The velocity of the ball at point A will be, ऐसा है, मान लो you have a point A over here and a point B over here. There is a ball of mass 1 gram at A and the charge on this is 10 power minus 8 coulomb. Of course, mass is 1 gram. Okay, at point A, potential is 600 volt and at point B, potential is 0. Okay, velocity, अभी कंफ्यूजन क्या होता है, पोटेंशियल भी V, वेलोसिटी भी V, तो मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर देता हूं, मैं पोटेंशियल के लिए कैपिटल V यूज करता हूं, दैट इज बेटर। ओके, वेलोसिटी के लिए स्मॉल, वेलोसिटी एट पॉइंट B इज 20 centimeter per second. What is velocity at point A? This is what they're asking you. Good. So question is simple, it is interesting. So first of all, you know, work done in moving a charge from one point to another is charge that you are moving into difference of potential between the 2 points, right? यहाँ पे A से B जा रहा है, okay, right? So you can write down work done is nothing but it is equal to charge into potential at A, क्योंकि पोटेंशियल एट बी तो वैसे भी 0 है, तो उसको लिख के फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के दे देता हूं। बट डू यू नो, जब बॉडी के पास मास होता है तब वेलोसिटी चेंज करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ ना, उन्होंने तो बोला ही है बी पे 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ए पे कितना, मतलब वेलोसिटी चेंज है। वेलोसिटी चेंज है मतलब क्या चेंज है, काइनेटिक एनर्जी चेंज है, तो दिस वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस। बट लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, बट वर्क डन is equal to change in kinetic energy, that is half m v1 square minus half m v2 square. So therefore you will have work done as half m
v1 मतलब a पॉइंट है ना, a पॉइंट पे जितना भी वेलोसिटी होगा उसको मैं v1 बोल दूंगा और b पॉइंट पे जो होगा उसको v2 बोल दूंगा। तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने तो बताया था फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वीबी माइनस वीए, फिर वीए माइनस वीबी क्यों लिखा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको वीबी माइनस वीए लिखना है तो दैट इज ऑल्सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आएगा, कोई इश्यू नहीं है, राइट। हाँ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल माइनस इनिशियल लिखना, फिर तो V2 माइनस V1 लिखना है यहाँ पे भी। तो यही डिफरेंस है फिर, अदरवाइज इट्स ओके। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। तो दोनों जगह पे फिर लेफ्ट हैंड साइड पे भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल और राइट हैंड साइड पे भी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, राइट। तो यहाँ पे VA माइनस VB लिख रहे हो तो वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी एट ए माइनस काइनेटिक एनर्जी एट बी स्क्वायर लिखोगे। यहाँ पे VB माइनस VA लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए लिखोगे। तो वो नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है वहां पे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, so I need some space. From equation 1 and 2, from 1 and 2, I have half m v1 square minus v2 square equal to q into va. Half 1 gram is 10 power minus 3 किलोग्राम। v1 तो फाइंड ही करना है। ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मैं कन्वर्ट नहीं करने वाला हूं, या तो कन्वर्ट कर लो फिर, नहीं तो आधे SI यूनिट में आधे CGS यूनिट में नहीं चलेगा। तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। चार्ज कितना मूव कर रहे थे? 10 पावर माइनस 8। पोटेंशियल कितना था? 600 वोल्ट का था, राइट। तो इसको सॉल्व करो, यू विल हैव टू सॉल्व दिस। तो ये 2 यहाँ पे आके 6 से मल्टीप्लाई होके 12 हो गया, ये 2 जीरो ये माइनस 8 के साथ कंपनसेट होके माइनस 6 हो गया, ये 10 पावर माइनस 3 है, ये जो है 10 पावर माइनस 3 है, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। गुड। तो मैं थोड़े से स्टेप्स बढ़ा लूंगा इंस्टेड ऑफ शॉर्टकट्स। तो अब you have something like this. तो you will have v1 square equal to 12 into 10 पावर माइनस 6 और नीचे 10 पावर माइनस 3, ऊपर जाके 10 पावर माइनस 3 बचेगा, माइनस 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। ओके, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम इसीलिए आता है, टोल्ड यू, वो नेगेटिव साइन का इश्यू होता है यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन का इश्यू नहीं होना चाहिए। तो दैट इज वाई v1, हाँ ये प्लस होगा, नॉट नेगेटिव, v1 स्क्वायर इक्वल टू, अब ये आ गया आपका 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 2 प्लस 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो ये आ गया 5.2, क्योंकि 4 प्लस 1.2 इज 5.2, 5.2 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये आ गया आपका v1 स्क्वायर, राइट। तो जब रूट लोगे तो 5.2 का रूट 5.2 का रूट 2 और 3 के बीच में आता है, और 10 पावर माइनस 2 का माइनस 1 आता है, 2 और 3 के बीच में आता है, राइट। तो आंसर आपका 20 और 30 के बीच में आना चाहिए, है क्या? ऑप्शन नंबर 1 खत्म, डन डन, इजी इजी, ओके गुड। तो कैलकुलेशन इज द थिंग दैट यू नीड टू डू, क्योंकि मुझे पता था ऑफ कोर्स 5.2 का रूट 2 और 3 के बीच में आएगा, हमारे पास एक ही ऐसा आंसर है जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तब, तो एक ही ऐसा आंसर है जो 20 और 30 के बीच में आएगा। तो ये आपका 2.28 मीटर पर सेकेंड है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 22.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा आंसर, डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज
work done in moving a mass is change in kinetic energy. Work done in moving a charge is charge into difference in potential between 2 points. This is what you need to know. अगला क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर. ये वर्ड आया ना कान पे एयर, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं, इसको सीधा ऐसा लिख के खत्म करना. माइक्रोफैरड है, 10⁻⁶ है. ओके, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm, मतलब 3 इंटू 10⁻³ मीटर. राइट, गुड. तो यू शुड नो दिस. ओके, आगे बोला है, नहीं, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 6 mm है. सॉरी. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ an air capacitor is 15 microfarad. The separation between the plates is 6 mm. Okay, a copper plate of 3 mm thickness is introduced symmetrically between the plates. तो हमारे पास एक कॉपर प्लेट है जिसका 3 mm का थिकनेस है, वो हमने सिमेट्रिकली इंट्रोड्यूस किया बिटवीन द प्लेट्स. मतलब क्या किया, मतलब हमने ऐसा किया. मतलब ये पहले आपके पास 6 mm था और बीच में एयर था, फिर आपने यहाँ पे एक कॉपर का प्लेट सिमेट्रिकली इंसर्ट किया है और उसका थिकनेस है 3 mm का. तो दिस इज हाउ यू हैव इंसर्टेड कॉपर प्लेट इनसाइड. अब यू शुड नो, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पता होना ही चाहिए. अब कॉपर इज अ कंडक्टर, कंडक्टर का के वैल्यू होता है इंफिनिटी. I have addressed this doubt in one of theory sessions कि ये कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इंफिनिटी कैसे आ गया, मैंने बताया है ये आपको. राइट, तो मैंने इंटेंशनली ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है सो दैट यू रिमेम्बर. हमेशा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के मोड में मत रहो. कॉपर बोला है, कॉपर कंडक्टर होता है. ओके, इनफैक्ट कॉपर इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंडक्टर्स. तो कॉपर वायर भी लेने जाओगे तो समझेगा कि कितना एक्सपेंसिव है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर. सो ओके, तो यू नो, व्हाट डू यू नो व्हेन यू इंसर्ट अ मटेरियल inside the plates, the new capacity in presence of medium is A epsilon 0 by D minus T plus T by K. Right, now of course from here you had A epsilon 0 by D as 15 into 10⁻⁶, which implies A epsilon 0 is equal to 15 into 10⁻⁶ into D, which implies value of D आपको पता है, तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ. I will write this here, 15 into 10⁻⁶ into D upon D minus T. What is T? T is again D by 2. D 6 mm है, T 3 mm है ना, मतलब T ये D by 2 है. हाँ, तो फिर D by 2 है प्लस T which is D by 2 upon infinity. Anything upon infinity is 0, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा. ओके, तो हमको मिलेगा, ये मिलेगा 15 into 10⁻⁶ into D. नीचे ये D minus D by 2 is D by 2. ओके, और ये तो मैंने बताया ये तो वैसे भी 0 हो गया, तो 0 ही हो गया. राइट, वो 0 है वहां पे, तो मैं लिख नहीं रहा हूं अब बिकॉज आई एम लेजी. ये और ये कैंसल, ये बाई 2 जो है डिनोमिनेटर का बाई 2 ऊपर जाके इनटू हो जाएगा 30 into 10⁻⁶, 30 माइक्रोफैरड. ऑप्शन नंबर डी. तो ऐसा ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन.
The capacity of a parallel plate condenser is 10 microfarad without dielectric in presence of air. मतलब तो C0 मतलब in presence of air, A epsilon 0 by D, this is equal to 10 microfarad. Okay, dielectric of constant 2 is used to fill half the distance between the plates. Then the new capacitance in microfarad is, अब ऐसा है, I will take this diagram again because it's the same. हाफ द डिस्टेंस, तो ऐसा है कि आधे डिस्टेंस तक एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का आपने स्लैब डाल दिया. सो दिस वाज टोटल डिस्टेंस d, तो दिस डिस्टेंस इज d by 2 एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो d by 2. यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 2 है. What is the new capacitance? Okay, what is the new capacitance? तो कैसा करोगे आप? ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है. Whether you will be treating this as two capacitors in series या फिर डायरेक्टली जो फॉर्मूला है वो अभी हम करके देखते हैं क्या होता है. Let us see what happens. मैं बोल देता हूं कि ये पहला कैपेसिटेंस आ गया C1, ये दूसरा आ गया C2. तो आपको पता है जनरल फॉर्मूला C in presence of medium is K times of air. ये तो पता ही है ना? You know this already, right? Good. Anyways, या फिर आपको ये भी पता होगा A epsilon 0 by D. ये तो पता ही है, जनरल फॉर्मूला है. For C1 पहला कैपेसिटर जो है उसका कांस्टेंट 2 है. A epsilon 0 by thickness is D by 2. मतलब ये आपके पास आ गया 4A epsilon 0 by D. ये C1 आ गया आपका. C2 K की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है, तो मैं लिखूंगा नहीं. A epsilon 0 by D by 2 मतलब 2A epsilon 0 by D मतलब 2 टाइम्स ऑफ बेसिकली. तो C2 आपको मिल गया 2 टाइम्स ऑफ A epsilon 0 by D. करेक्ट, राइट. ये आ गया आपका 4C0, ये आपका आ गया 2C0. एंड एज आई टोल्ड यू कि ये दोनों सीरीज में है. C1 एंड C2 आर इन सीरीज. तो आपको मिलेगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. 1/C1 इज 4C0, दिस इज 2C0, राइट. तो इसको सिर्फ ऐड ही करना है आपको. जस्ट सिंप्लीफाई एंड सॉल्व. तो ये आ जाएगा 6C0 अपॉन 8C0 स्क्वायर. कैंसल कैंसल, मतलब ये आपके पास आ गया CS इक्वल टू 4 by 3 C0. C0 की वैल्यू आपको 10 माइक्रोफैरड है. 4 by 3 इंटू 10 माइक्रोफैरड, तो ये आपके पास आ गया 40 by 3, दैट इज 13.33 माइक्रोफैरड. ऑप्शन नंबर डी, राइट. गुड. ये मेथड 1, क्योंकि अभी तक मैं आपको ऐसा ही बताते आ रहा हूं. तो अब एक और अल्टरनेट वे ट्राई तो करके देखते हैं. लेट अस ट्राई. सही आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर जो यूज कर रहे हो वही करेंगे. तो अब ऐसा है, सिर्फ यहां पे आपने हाफ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 2 डाला है आपने. तो डोंट यू रिमेंबर, यहां पे हमने ये जो स्लैब का थिकनेस है ये हाफ है ना. डू यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला अगेन. अभी ये तो पता होना ही चाहिए आपको. तो ये मेथड 2 में क्या हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं? लेट अस वेरीफाई, लेट अस चेक इफ वी कैन.
बाय द वे, आपको C0 विच इज A epsilon 0 by D, इट इज 10 माइक्रोफैरड दिया है। तो A epsilon 0 इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड इज 10 पावर माइनस 6 इंटू D, ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले तो वही काम करने वाला हूँ। तो आई विल डू A epsilon 0 D माइनस T, बट T इज D by 2, ये ऊपर से, प्लस D by 2, और K की वैल्यू भी 2, K की 2 बोली थी, तो भूलना मत उस चीज को। तो दिस इज इक्वल टू, ये इनको थोड़ा सा हम लोग साइड में रख देते हैं, काम में आए तो देखेंगे, नहीं आए तो छोड़ देंगे। ओके, सो दिस इज A epsilon 0 D माइनस D by 2 इज D by 2, ठीक है, D by 2 प्लस D by 4, अभी हाफ में 1/4 ऐड करोगे तो ऑफ कोर्स इट इज 3 by 4, तो ये आपका आ जाएगा 3D by 4, तो ये आ जाएगा 4/3 A epsilon 0 by T। हाँ, तो वही आंसर आ गया कि नहीं? वही तो था, यहाँ पे भी तो वही था हमारे पास, 4/3 ऑफ इन एयर। वाई? बिकॉज दिस इज कैपेसिटी इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो 4/3 C0, 4/3 इंटू 10 माइक्रोफैरड, दैट इज 13.33। तो अब हम अब तक क्या कर रहे थे? हम अब तक, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, पहले एयर था, फिर हमने हाफ डिस्टेंस एक स्लैब से भर के रखा है, फिर हमने बोला कि दो कैपेसिटर हो गए, इन सीरीज हो गए, तो पहले का कैपेसिटर निकालो, दूसरे का निकालो, सीरीज कॉम्बिनेशन है, फिर इक्विवेलेंट निकालो। ठीक है, नहीं करना वैसा तो ऐसा करो, फिर भी ठीक है, तो आंसर दोनों मेथड से आता है। ओके, तो यू शुड नो दैट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला आल्सो, या फिर आपको चाहिए वो लेंदी मेथड है, आप वैसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, तो दोनों ही मेथड अभी आपको पता है। ओके, आई ऑलवेज वांटेड यू टू वर्क आउट दिस मेथड, बट एनीवेज नाउ यू नो टू अप्रोचेस, डजंट मैटर। लास्ट question for today. The capacities of two conductors are C1 and C2, and their respective potentials are V1 and V2. If they're connected by a thin wire, then the loss of energy will be given by। हमारे पास दो कंडक्टर्स है, मतलब इट इज मोर और लेस like this case। हमारे पास दो कंडक्टर्स है एंड जस्ट अ मिनट, ओके, इन दोनों की कैपेसिटीज हमको दी है। ओके, इसका कैपेसिटी है C1, इसका है C2, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। बाद में हमने थिन वायर से कनेक्ट कर दिया, तो व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी? तो ऐसा करेंगे, हम लोग पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो इनिशियल एनर्जी आपको पता है कितना होता है? इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज एनर्जी stored in the first conductor plus that of second conductor, that is this is half। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, दिस इज इनिशियल एनर्जी। व्हाट इज फाइनल एनर्जी? एज आई टोल्ड यू, it is again U1 dash plus U2 dash। ओके, वायर कनेक्ट करने पे क्या होता है? पोटेंशियल सेम हो जाता है, मतलब हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, so that is half or V square common C1 plus C2, this is final energy। what is loss of energy? Final minus initial, so this is initial energy और final energy मिल गया। so loss of energy
is equal to final energy minus initial energy. तो बस सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, और क्या करना है, कुछ नहीं। हाफ v स्क्वायर c1 प्लस c2 माइनस हाफ, ठीक है, मैं इसमें से अभी हाफ हाफ कॉमन निकाल लेता हूं। तो इफ यू टेक आउट हाफ एंड हाफ कॉमन फ्रॉम द इनिशियल केस, you will have half c1 v1 square plus c2 v2 square। तो ये आ जाएगा आपका हाफ c1 v1 square plus c2 v2 square। ओके, एंड देन सिंप्लीफाई एंड सॉल्व। तो आपको अभी करना क्या है, आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो सिंप्लीफाई भी करके दे देते हैं, because this is quite a simple thing, just mathematics is involved now। तो हाफ कॉमन आ जाएगा, उसके बाद ऑब्वियसली यू विल हैव टू कीप v स्क्वायर c1 प्लस c2 माइनस c1 v1 स्क्वायर माइनस c2 v2 स्क्वायर। अगर ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे तो यहाँ पे प्लस रहने दो। ओके, नाउ प्रॉब्लम इज विथ व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल। ये जब तक पता नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने दोनों स्पीयर्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो फाइनल पोटेंशियल आपके पास आता है c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 इंटू c2, राइट। मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 आपको ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन नंबर 1 था, लॉस ऑफ एनर्जी, therefore loss of energy is, अब ये जो v आपके पास v का स्क्वायर है ना, इस v की जगह पे ऊपर जो है इक्वेशन नंबर 2 है वो सब्स्टिट्यूट करो। तो ये आ जाएगा c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 c2 होल स्क्वायर, राइट। गुड, अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन का स्टेप मैं आपके लिए रख रहा हूं बिकॉज दिस इज सिंपल मैनिपुलेशन। आपको दिख रहा है क्या कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकल सकता है, कितना सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है। यू कैन सिंप्लीफाई दिस आफ्टर डूइंग ऑल द सिंप्लीफिकेशन। आई एम गेटिंग ऑप्शन नंबर सी एंड आई एक्सपेक्ट यू विल आल्सो गेट द सेम। तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आई हैव केप्ट पेंडिंग फॉर यू। तो कुछ नहीं है, वायर ज्वाइन करने से पहले एनर्जी कितना था वो देखो, वायर ज्वाइन करने के बाद कितना है वो देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, प्रोवाइडेड आपको फाइनल पोटेंशियल पता होना चाहिए आफ्टर ज्वाइनिंग द टू वायर्स। ओके, आफ्टर ज्वाइनिंग द टू स्पीयर्स विद अ वायर। So that's it for today. We'll stop at this question.